आज का टॉपिक हम लोगों ने रखा है रीलिस्टिंग आफ्टर सेल्फ ब्लॉकचेन लॉन्चिंग। तो पूरा एक प्रोसेस होता है। अगर ब्लॉकचेन लॉन्चिंग की अगर हम बात करें तो पहले ब्लॉकचेन का टेस्टनेट लाइव होता है, उसके बाद में फिर उसको ऑडिट के लिए भेजा जाता है। फिर उसके बाद में हमारा डी लिस्ट होता है जो ऑलरेडी एक्सचेंजों में लिस्ट होता है। उसके बाद हमारा माइग्रेशन प्रोसेस होता है और लास्ट प्रोसेस हमारा होता है दोस्तों रीलिस्टिंग। तो ये एक पूरा अपने आप में प्रोसेस है जिसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। और इस प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम लोग अगर ब्लॉकचेन लॉन्च करते हैं, कोई भी कंपनी अगर करती है, कोई भी प्रोजेक्ट करता है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है रीलिस्टिंग के ऊपर, उनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर, और प्रोजेक्ट की वैल्यू कैसे उसमें इंक्रीज होती है। तो आज के अपॉर्चुनिटी कॉल में मैं आप सभी का फिर स्वागत करता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। क्रिप्टो मार्केट में सबसे बड़ा इवोल्यूशन तब होता है दोस्तों है। ब्लॉकचेन लॉन्चिंग दोस्तों एक टेक्निकल ही चेंज नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी भी कहलाता है। और सिंबल स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी का सिंबल है। अपने आप में एक सिर्फ टेक्नोलॉजी की एक अगर हम लोग समझें तो एक पूरा कंट्री उसको समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। तो कोई भी अगर क्रिप्टो प्रोजेक्ट अगर अपने आप में अपने टोकन को कन्वर्ट करता है या फिर टोकन से वो कॉइन की तरफ अगर वो बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसे प्रोजेक्ट का सिंबल है जो प्रोजेक्ट आगे चल करके एक मैच्योरिटी के स्टेज को पा चुका है। तो आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि ब्लॉकचेन लॉन्च होने के बाद रीलिस्टिंग का क्या प्रोसेस होता है, मार्केट इम्पैक्ट कैसे करता है, और इन्वेस्टर जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है रीलिस्टिंग के बाद। तो इन सबसे पहले हम लोग समझना चाहेंगे कि ब्लॉकचेन लॉन्चिंग क्या होता है। कोई भी प्रोजेक्ट जैसे अपने को पता है दोस्तों, जिनका खुद का ब्लॉकचेन होता है वो कॉइन कहलाता है, और जो दूसरे के ब्लॉकचेन पे रन करते हैं वो कहलाता है। तो कहीं ना अपने एग्जिस्टिंग टोकन को किसी और ब्लॉकचेन में या खुद के ब्लॉकचेन में इंडिपेंडेंट मेननेट ब्लॉकचेन में शिफ्ट करते हैं, वो होता है दोस्तों ब्लॉकचेन लॉन्चिंग। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बीएनबी कॉइन था वो शुरू में इथेरियम स्कैन पे था, फिर उसने अपने खुद का बाइनेंस चेन लॉन्च किया। सिमिलरली पॉलीगॉन जो था वो पहले इथेरियम की ब्लॉकचेन में था और उसने बाद में क्या किया, अपना पॉलीगॉन मेननेट लॉन्च किया। सिमिलरली अगर हम अपने मिस्टर मिंट की बात करें दोस्तों, हम भी पिछले 3 सालों से बीएससी स्कैन में रन कर रहे थे। आज बताते हुए बहुत खुशी होती है, बहुत गर्व होता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम अपने अनंता स्कैन में इसका माइग्रेशन देखने को मिलेगा। आगे अगर हम लोग समझेंगे दोस्तों कि ब्लॉकचेन लॉन्च क्यों करते हैं, प्रोजेक्ट्स अपने खुद के ब्लॉकचेन क्यों लॉन्च करते हैं, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि ब्लॉकचेन अपने आप में सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, इसको एक पूरा कंट्री समझा जा सकता है। क्योंकि ये अपने आप में कितना बड़ा रिवॉल्यूशन है, जिसके बेसिस पे जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो उसका बैकबोन कहलाता है, ब्लॉकचेन का, उनके यूटिलिटी का, उनके इकोसिस्टम का। तो हर एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट का सपना होता है कि हम अपना ब्लॉकचेन लॉन्च करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे फर्स्ट है मोर कंट्रोल एंड कस्टमाइजेशन। अगर अपना खुद का ब्लॉकचेन होता है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के पास, तो वो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होता है, किसी और दूसरे नेटवर्क के ऊपर वो डिपेंडेंसी नहीं रखता। वो सारे डिसीजंस अपने खुद से ले सकता है, सारे उनके कस्टमाइजेशन जो है वो अपने खुद से डिसाइड कर सकता है। जैसे अगर हम अगर बात करें अपने मिस्टर मिंट की, तो अगर हम अपने ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होंगे, तो इससे हमारा जो स्केलेबिलिटी है मिस्टर मिंट टोकन का या कॉइन का, वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे जाने की उम्मीद जरूर है। और स्पीड भी दोस्तों उसका बढ़ता है, क्योंकि वैलिडेटर सिस्टम, डेटा सिस्टम और टेक्नोलॉजिकल फ्रीडम, ये सारी चीज हम लोग को लीवरेज करता है ब्लॉकचेन। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें गैस फीस की या फिर एफिशिएंसी की, तो अगर ब्लॉकचेन लॉन्चिंग होती है किसी भी प्रोजेक्ट की अपनी, तो उसमें यूजर्स के लिए स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, क्योंकि गैस फीस उनको कम देनी पड़ती है, दूसरे कोई एसेट्स उनको होल्ड नहीं करने पड़ते गैस फीस के तौर पर, जो कोई कहीं ना कहीं एक यूजर्स के लिए स्मूथ एक्सपीरियंस हो सकता है। सिमिलरली न्यू इकोसिस्टम क्रिएशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ब्लॉकचेन जो है अपने आप में एक बड़ा रिवॉल्यूशन है, इसको हम लोग एक अपने आप में कंट्री के तौर पे देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में अगर ब्लॉकचेन अपने खुद का लेकर के आता है वो प्रोजेक्ट, तो वो उसके लिए एक नया इकोसिस्टम क्रिएशन का फाउंडेशन होता है, बेस होता है, बैकबोन होता है। क्योंकि इसके बाद हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें, चाहे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हो सकता है या फिर ब्रिज हो सकता है, या तरह तरीके के एनएफटीज हो सकती हैं, डिसेंट्रलाइज एप्स हो सकते हैं, इन सभी को हम एक ही इकोसिस्टम में मर्ज कर सकते हैं और आगे फ्यूचर में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इन सब पॉइंट से हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि ब्लॉकचेन लॉन्चिंग का क्या बेनिफिट होता है किसी भी अपने प्रोजेक्ट के लिए, और कोई भी प्रोजेक्ट अपना ब्लॉकचेन लॉन्चिंग करने का सपना क्यों देखते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग आगे देखेंगे, तो अगर ब्लॉकचेन लॉन्च हो
होता है तो उसके बाद रीलिस्टिंग का क्या मतलब कि प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ की जरूरत ये है कि ब्लॉकचेन लॉन्च होने के बाद जब भी रीलिस्टिंग हो तो रीलिस्टिंग के कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को हमको समझना जरूरी है। जैसे कि प्रोजेक्ट जब अपने सेल्फ ब्लॉकचेन मेन नेट पे शिफ्ट करता है तो एक्सचेंज उसके न्यू वर्जन को रिलीज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम हमारे मिस्टर मिंट की ही बात करें तो अभी जब हम डीलिस्ट होने से पहले अपने जो भी एक्सचेंजों में हम लिस्ट थे वो कहीं ना कहीं हम बीएससी स्कैन के नेटवर्क पे लिस्ट थे। तो जैसे ही अपना खुद का ब्लॉकचेन कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो वो एक्सचेंजेस क्या करते हैं, नए ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करते हैं अपने एक्सचेंज में। तो सिमिलरली हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले सॉरी जो भी हमारे एक्सचेंजेस है आने वाले समय में जो लिस्ट करेंगे वो हमारे नए ब्लॉकचेन अनंता को इंटीग्रेट करके रिलिस्ट करेंगे, ना ही कि पुराने बीएससी स्कैन को इंटीग्रेट लिस्ट करेंगे। तो ये सबसे पहला और बेसिक स्टेप होता है दोस्तों। और जो उससे पहले का प्रोसेस होता है वो होता है जो पुराने टोकन होल्डर्स होते हैं, जो भी मतलब कि पुराने टोकन के होल्डर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर मिन के जो पुराने होल्डर्स है उनको ऑप्शन दिया जाता है स्वैप करने का या माइग्रेशन करने का। तो ये ऑप्शन अपनी कम्युनिटी में लोगों को होल्डर्स को दी जाती है, उसके बाद में ही रीलिस्टिंग का प्रोसेस चालू होता है। और रीलिस्टिंग के प्रोसेस में पहला प्रोसेस होता है कि जो भी एक्सचेंज नए ब्लॉकचेन को लेकर के या मेननेट को लेकर के आया है प्रोजेक्ट उसको अपने एक्सचेंज पे इंटीग्रेट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे मिस्टर मिंट जो था वो पहले बीएससी स्कैन में था, अब इनकी माइग्रेशन होगी तो माइग्रेशन होने के बाद जो बनेगा ये मिस्टर मिंट का कॉइन बनेगा अनंता के ब्लॉकचेन पे। और इसी ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन एक्सचेंज अपने एक्सचेंजेस पे करेंगे, तब जाकर के हमारा मिस्टर मिंट कॉइन जो है वो दूसरे एक्सचेंजेस पे जाकर के लिस्ट होगा। अगर हम लोग समझे रीलिस्टिंग के फायदे क्या होते हैं दोस्तों की क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं रीलिस्टिंग के, तो बहुत सारे एडवांटेजेस रीलिस्टिंग के होते हैं। क्योंकि ऐसा माना गया है कि रीलिस्टिंग से पहले डीलिस्टिंग जब होता है तो हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं इंतजार होता है कि वो वापस से रीलिस्टिंग कब होगा और ट्रेडिंग कब स्टार्ट होगी। क्योंकि मार्केट में अगर किसी भी चीज की ट्रेडिंग नहीं हो तो उसकी वैल्यू जीरो मानी जाती है ना। लेकिन रीलिस्टिंग जो होता है दोस्तों वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा स्टेप है। और मैं ये बोलूंगा कि वो लास्ट स्टेप नहीं बल्कि वो एक नया अपॉर्चुनिटी देता है, नया बर्थ देता है लोगों को। वहां से एक नई शुरुआत होती है। तो रीलिस्टिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिसमें से कुछ मेन एडवांटेजेस। फर्स्ट, जब प्रोजेक्ट्स अपने कॉइन को रीलिस्ट करने का प्लानिंग करते हैं वो हमेशा ऐसा प्लानिंग करते हैं कि जो री एंट्री हो मार्केट में वो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से हो। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके इकोसिस्टम का बैकबोन उन्होंने लॉन्च किया है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को लॉन्च करने के साथ साथ उन्होंने अपने इतने सालों का जो रोड मैप था रोड मैप को कंप्लीट किया है कि हम अपने ब्लॉकचेन पे को लेकर के आएंगे उनको उसको लॉन्च करेंगे, लाइव करेंगे। तो इन सब के साथ क्या होता है किसी भी एक प्रोजेक्ट की या किसी भी एक कॉइन की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। क्योंकि नया ब्लॉकचेन आता है दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ उसकी कम्युनिटी नहीं पूरा कंट्री और पूरा क्रिप्टो वर्ल्ड उसको वॉच करता है। क्योंकि ब्लॉकचेन अब मैं जैसे पहले भी बताया अपने आप में एक कंट्री के तौर पे काम करता है। तो नया ब्लॉकचेन जब भी आता है दोस्तों तो पूरे क्रिप्टो कम्युनिटी की उस पर नजर होती है। इसीलिए जो भी नया ब्लॉकचेन लेकर के आता है वो प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं उस समय से उसकी बढ़ने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जब भी रिलिस्टिंग की बात होती है तो वो प्रोजेक्ट हमेशा ये चाहता है कि अब हमारे जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ना है तो हम यहाँ से जो री एंट्री करेंगे मार्केट में या री लिस्टिंग में तो हमारे यहाँ से स्ट्रॉन्ग कमबैक या स्ट्रॉन्ग री एंट्री करेंगे। तो ये सबसे मतलब कि सबसे बड़ा एडवांटेज होता है दोस्तों कि कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट ये नहीं चाहेगा कि हमारा ब्लॉकचेन लॉन्च हो उसके बाद अगर हम मार्केट में री एंट्री करें तो हमारी री एंट्री वापस से पहले जैसे या फिर उस वापस से पहले से कम हो। वो हमेशा यही चाहेंगे कि हमारी जो री एंट्री हो पहले से भी ज्यादा 10 गुना अच्छी तरीके से हो और 10 गुना अच्छे तरीके से फायदा देकर के जाए कम्युनिटी को और साथ ही साथ प्रोजेक्ट को। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग समझते हैं दोस्तों तो है फ्रेश हाइप एंड मीडिया कवरेज। जैसे ही रिलीजिंग की बात तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मार्केटिंग कैंपेन्स चलते हैं लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, इन्फ्लुएंसर भी, जिससे कि ऑप्शन है उसकी एक इन्फ्लुएंस हाइप होती है। मीडिया कवरेज अच्छा लोगों को देखने को मिलता है ताकि लोग इसमें क्या कर सके अपने जो भी ब्लॉकचेन को लेकर के डाउट्स है या फिर ब्लॉकचेन को लेकर के जो भी अपडेट्स है वहां से वो लोग ले सकते हैं। तो इसीलिए जनरली क्या होता है जब भी कोई रीलिस्टिंग होती है तो रीलिस्टिंग से पहले उसका हाइप क्रिएट किया जाता है, उसका मीडिया कवरेज किया जाता है ताकि रीलिस्टिंग जो हो वो अच्छे लेवल पे हो और अच्छे तरीके से हो। थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों मेन वो है इंक्रीज यूटिलिटी।
जैसे ही नेटिव कॉइन लॉन्च होता है या वापस से रिलीज होता है, तो हम लोग को बहुत सारे फीचर्स जैसे कि स्टेकिंग हो गया, गैस फीस हो गया, वैलिडेटर रिवॉर्ड्स हो गया, ये सारे हम लोग को पॉसिबल होते हैं अर्न करने के लिए। जैसे सिमिलरली अगर मिस्टर मिंट की बात करें, तो आज जो भी वैलिडेटर्स है, डेलीगेटर्स हैं, उनके रिवॉर्ड्स आना चालू हो गए हैं। सिमिलरली जब हमारा माइग्रेशन प्रोसेस आज से आने वाले इस हफ्ते में जब चालू हो जाएगा, तो हम उसको स्टेक कर सकते हैं और हम अपने ही इंस्टॉलमेंट कॉइन को एज अ गैस फीस के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों रीलिस्टिंग से पॉसिबल होती हैं। और कहीं ना कहीं ये जो भी नेटिव कॉइन होता है या जो भी नए ब्लॉकचेन का कॉइन होता है, वो इसकी यूटिलिटी बढ़ाता है, की डिमांड को इंक्रीज करने की आशंका या इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी हमको मार्केट में जरूर देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कम्युनिटी कॉन्फिडेंस वापस आता है। आज से जैसे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, 4 महीना पहले अगर हम लोग सब मार्केट में अगर कहीं पे भी जाते थे, लोगों के साथ बैठते, लोगों से बातचीत करते थे, तो हमको यही बोला करते थे कि आने वाले समय में 2 से 4 महीने के अंदर हमारा ब्लॉकचेन आने वाला है। ब्लॉकचेन आएगा तो हम अपने ब्लॉकचेन को लॉन्च करेंगे और ब्लॉक लॉन्च करने के बाद एक नया कॉइन के तौर पे हम लोग वापस में मार्केट में रिलिस्ट होंगे। सब लोग कहीं ना कहीं इस बात को अपने कम्युनिटी में, अपने टीम मेंबर्स में बोले हुए हैं दोस्तों। उस समय ये एक सपना जैसे लगता था कि ये वापस, कई लोगों को डाउट था कि ये वाकई में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बीच में बहुत लोगों ने कॉन्फिडेंस भी खोया कि ये नहीं होगा। लेकिन आज हम बताते हुए खुशी और गर्व होता है दोस्तों कि आज हम उस मुकाम पे है कि जो हमारा कमिटमेंट था मार्केट, वो कहीं ना कहीं 90% पूरा हो गया। अब हम लोग लास्ट स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं, रीलिस्टिंग एंड माइग्रेशन की तरफ। तो जो रीलिस्टिंग होता है दोस्तों, वो रीबर्थ मूवमेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। जैसा हम लोग लोगों को बताते थे कि आज हमारा मार्केट में कॉइन का प्राइस भले ही जो भी है डाउन है, डिमांड नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 2 से 3 महीने में हमारी ब्लॉकचेन लॉन्चिंग होगी, फिर माइग्रेशन होगा, फिर हमारी रीलिस्टिंग होगी। तो आज वो समय आ चुका है दोस्तों, जो जो चीज हम लोग अपने टीम में, कम्युनिटी में 4 महीने से बताते थे। और जो भी रीलिस्टिंग जब भी होती है दोस्तों किसी भी नए ब्लॉकचेन कॉइन की, तो वो उसका रीबर्थ मोमेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। मतलब वो वापस से मार्केट में आता है, वापस से मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए आता है, अपनी पहचान बनाने के लिए आता है, और पहले के अपेक्षा में शानदार काम करने के लिए और शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए आता है। चाहे वो मैं सिर्फ कॉइन की ही बात करूं या फिर कम्युनिटी की बात क्यों ना करूं, क्योंकि कम्युनिटी में भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि जो इन्होंने रोड मैप दिया था, जो इन्होंने कमिटमेंट किया था, वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ है। तो कम्युनिटी भी एक ऐसे क्या होती है, कॉन्फिडेंस ड्राइव होता है कम्युनिटी के बीच में, एक पॉजिटिवनेस जाती है, जिससे कि रिलिस्टिंग जो होती है वो बहुत शानदार तरीके से होती है। और इसीलिए उसको रिलिस्टिंग को कम्युनिटी के, क्रिप्टो कम्युनिटी में रीबर्थ मोमेंट के तौर पे बोला गया दोस्तों। तो ये कुछ फायदे हैं रीलिस्टिंग के जो हम लोग को जानने जरूरी हैं, और आने वाले समय में हम इसका भी बेनिफिट जरूर लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो किसी भी टोकन को नेटिव कॉइन में माइग्रेशन होने में क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, कितना टाइम लगता है या कितने टाइम फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, इसको हम लोग को समझना जरूरी है। क्योंकि ये कोई ओवरनाइट बनने वाली चीजें नहीं है दोस्तों, ये पूरे एक सिस्टम है अपने आप में। जैसे मैंने कई बार बोला कि ब्लॉकचेन अपने आप में एक कंट्री के तरीके से काम करता है। तो ये ओवरनाइट चीजें, सारी चीजें बन नहीं सकती। तो इसको बनने के लिए, इनको सक्सेसफुल होने के लिए, इनको टेस्ट करने के लिए एक टाइम पीरियड वर्क जरूर चाहिए होता है। तो वैसे ही किसी भी टोकन को नेटिव कॉइन से माइग्रेशन करने के लिए कितने टाइम का फैक्टर है, कितने टाइम पीरियड से उनको गुजरना पड़ता है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि रीलिस्टिंग का प्रोसेस, जब किसी टोकन को नेटिव कॉइन बनाया जा रहा हो या किसी नए ब्लॉकचेन पे माइग्रेट करते वक्त, तो उसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कोई पुराने एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में अगर कोई टोकन काम कर रहा है, जैसे सब फॉर एग्जांपल मिस्टर मिंट ही पीएससी स्कैन में काम कर रहा है, अब उनको हमको माइग्रेट करना है दोस्तों नेटिव कॉइन में अनंता के ब्लॉकचेन में। तो उसमें माइग्रेट करने से पहले, इंटीग्रेट करने से पहले बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मैंने 2 पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन किया हुआ है। जैसे पहला है, अगर नया चेन या मेन नेट लॉन्च हो रहा है, तो अगर खुद का ब्लॉकचेन कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, जैसे इथेरियम, अगर जैसे हम लोग बीएससी स्कैन में थे, तो बीएससी स्कैन से अगर हम अपनी खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहे हैं, मेन नेट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें सबसे तो टेस्टनेट लॉन्च करना। तो जो कि हमारा बहुत खुशी की बात है कि टेस्टनेट हमारा 27 जुलाई को ही लॉन्च हो चुका था, लाइव हो चुका था। सेकेंड प्रोसीजर जो होता है दोस्तों, उस टेस्ट या फिर उस ब्लॉकचेन को ऑडिट कराना किसी भी एक सर्टिफाइड कंपनी से। हमारे ब्लॉकचेन ने ये भी प्रोसेस पार कर लिया है ऑडिट का। और साथ ही साथ टेस्टनेट और जब ऑडिट हो जाता है, उसके बाद 1 से 2 मंथ और लगते हैं मेन नेट को लाइव करने में।
तो सिमिलरली दोस्तों, जैसे 27 जुलाई को हमारा टेस्ट नेट लाइव हुआ था, फिर जो भी प्रोसेस लगा, टाइम लगा ऑडिट में, वो लगा, और आज के टाइम पे हम अपना खुशी से के साथ बोल सकते हैं कि हमारा मेन नेट लाइव हो चुका है। और अगर कोई प्रोजेक्ट या ब्लॉकचेन ऐसा है ऐसा है जो अगर ऑलरेडी टेस्टेड है, फ्यू डेज या फ्यू वीक लगता है उसमें। अगर कुछ ब्लॉकचेन ऐसे होते हैं दोस्तों जो टेस्ट नेट लाइव नहीं करते, या टेस्ट नेट उनका ऑलरेडी लॉन्च हो गया होता है इंटरनली, तो उतना समय नहीं लगता, वो सीधा सीधा क्या करते हैं, अपने मेन नेट को लाइव करते हैं। लेकिन बताते हुए खुशी होती है कि हमारे मिस्टर मिंट में हम लोगों ने पहले टेस्ट नेट लाइव किया, क्योंकि ये एक बार की चीजें नहीं है दोस्तों, ये पूरे लाइफ टाइम की चीजें हैं। पहले टेस्ट नेट लॉन्च किया गया, टेस्ट नेट में डेलीगेटर वैलिडेटर्स को उसमें फेमिलियर किया गया, कैसे नोड सेटअप करते हैं, कैसे चीजें होती हैं, कैसे उनसे फेमिलियर किया गया कि ब्लॉकचेन होता क्या है। उसके बाद में आज जाकर के ब्लॉकचेन को मेननेट पे लाइव किया गया, जिसके कारण आज ब्लॉकचेन को यूज करना हर एक यूजर्स के लिए बहुत इजी हो गया है। तो ये कुछ फैक्टर्स है दोस्तों जो हम लोग को टाइम फ्रेमवर्क डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। दूसरा चीज है दोस्तों, एक्सचेंज में रिलिस्ट करना। एक्सचेंज में रिलीज करने में भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं। टाइम के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हर एक एक्सचेंज का अपना अप्रूवल प्रोसेस होता है, क्योंकि दोस्तों जैसे कम्युनिकेशन जो होता है वो टू वे होता है, कभी भी वन वे नहीं होता। और जनरली जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, चाहे वो एक्सचेंज में लिस्टिंग को लेकर के हो, या फिर डी लिस्टिंग को लेकर के हो, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों लोगों के बीच में, वो जनरली क्या होता है, ईमेल्स के थ्रू होता है। ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन होता है, तो ईमेल्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, वो डिपेंड करता है एक्सचेंज के ऊपर, वो अपना अप्रूवल प्रोसेस कितने टाइम पे देते हैं। क्योंकि कुछ कंपनियां जो होती है दोस्तों, या कुछ एक्सचेंजेस जो होते हैं, वो ईमेल पे जल्दी रिप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास केस ज्यादा हो वो टाइम ले सकते हैं। तो ऐसे करके हर एक एक्सचेंज के ऊपर अपना अप्रूवल प्रोसेस का टाइम फैक्टर अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें दोस्तों, तो अगर माइग्रेशन हो चुका है ऑलरेडी, तो माइग्रेशन के बाद 15 दिनों के अंदर या 15 से 20 दिनों के अंदर वो कभी भी एक्सचेंज पे लिस्टिंग करने के लिए अप्रूवल दे सकते हैं। और अगर कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, वहां पे जहाँ पे लिक्विडिटी ऐड करनी होती है, तो वहां पे लिक्विडिटी ऐड करने के से 5 दिनों के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि वहां पे लिस्टिंग हो सकती है। तो ये कुछ प्रोसेस थे दोस्तों जो कि हम लोगों को रीलिस्टिंग के दौर पे हम लोग को देखने को मिलते हैं टाइम के बेसिस में। इसीलिए हम लोग को ये समझना जरूरी है कि अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो उसमें कितना टाइम फ्रेम वर्क लगता है। क्योंकि वो जो कंट्रोल होता है दोस्तों, उसके बाद वो कंट्रोल ना कि कम्युनिटी के ऊपर होता है, ना भी कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट होल्डर्स के ऊपर होता है, वो सीधा सीधा एक्सचेंजेस के ऊपर होता है कि वो अपने अप्रूवल में कितना टाइम लेना चाहेंगे। क्योंकि वो भी ब्लॉकचेन का जो इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने से पहले उनको भी कुछ चीजों को जानना और कुछ चीजों को वेरीफाई करना जरूरी होता है। तो इसमें जो टाइम फ्रेमवर्क लगता है वो लगता ही है दोस्तों, 15 से 20 दिनों का। एक केस स्टडी से अगर हम लोग समझना चाहें, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बीएनबी की ही बात करें दोस्तों, तो बीएनबी जो था आज के दौर पे हम लोग उसको बाइनेंस के कॉइन्स के तौर पे जानते हैं। लेकिन जो पहले था वो बीएनबी जो तो था दोस्तों, वो ईथर स्कैन पे था, ERC-20 के नेटवर्क पे था। 2019 में उन्होंने अपनी क्या की खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च की। खुद की अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करने के बाद उन्होंने क्या किया, कॉइन का माइग्रेशन किया। और कॉइन का माइग्रेशन करने के बाद जब बीएनबी वापस से रिलिस्ट हुआ दोस्तों, तो आज अगर हम लोग उसके देखें तो इम्पैक्ट क्या पड़ा मार्केट पे, या फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो जो मार्केट कैप है दोस्तों, आज वो 10 गुना कहीं ना कहीं ग्रोथ हो चुका है, 10 गुना बढ़ चुका है। और एक नया इकोसिस्टम और एक बहुत बड़ा एडवांस और स्ट्रॉन्गर इकोसिस्टम बना करके वो मार्केट में आया, जिसके कारण ही हम उनके प्राइस का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और आज वो बीएनबी जो है वो मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सिमिलरली अगर हम लोग बात करें दोस्तों अपने मिस्टर मिंट की, तो हमारा मिस्टर मिंट भी 2022 में हम लोगों ने बीएससी स्कैन पे लॉन्च किया। आज हमने आज हम लोगों ने अपनी खुद की ब्लॉकचेन मेननेट लाइव कर चुके हैं। आने वाले इस हफ्ते में हम अपने कॉइन की माइग्रेशन करेंगे दोस्तों, और उसके बाद जब हमारा कॉइन मिस्टर मिंट कॉइन जब वापस से रिलीज होगा, तो मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों कि हमारा मार्केट कैप जो है वो बीएनबी से भी ज्यादा 100 गुना ज्यादा ग्रो करेगा। और हमारा जो इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक एडवांस और एक स्ट्रॉन्ग तौर पे इकोसिस्टम उभर के आएगा। क्योंकि हमारा जो ब्लॉकचेन है दोस्तों, वो बीएनबी के ब्लॉकचेन से भी ज्यादा एडवांस वर्जन का ब्लॉकचेन है, जो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे वो डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक हो, या फिर ब्लॉकचेन एज अ सर्विस हो। ये सारे एडवांस फीचर्स के साथ ब्लॉकचेन को हमारे मेंटर्स ने बनाया है, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। तो आने वाले समय में हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, जिसके कारण मार्केट कैप जो है हमारा और जो इकोसिस्टम है वो
दूसरे कॉइन के मुकाबले मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तेजी से बढ़ने की उम्मीद जरूर है मुझे। अब कुछ रीलिस्टिंग करते हैं दोस्तों, तो कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट होल्डर्स हो या फिर जो कम्युनिटी है उनको भी कुछ क्या हो सकता है, चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो क्योंकि रीलिस्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो कुछ कॉमन चैलेंजेस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसे कि पहला है टोकन स्वैप कंफ्यूजन, यूजर एरर्स। जनरली क्या होता है दोस्तों, जैसे अभी माइग्रेशन स्टार्ट होगा तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे उनको स्वैप करना है, कहाँ पे माइग्रेट करना है। और ज्यादातर लोग वहाँ पे क्या कर देते हैं, एरर कर देते हैं, जिनको प्रॉपर नॉलेज या गाइडेंस नहीं होती, जिनके कारण उनका फंड का क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो कभी भी अपने टोकन को अगर हमको माइग्रेट करना है या स्वैप करना है, जो भी ऑप्शन हमको मिल रहा है, तो उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना है, प्रॉपर गाइडेंस लेना है। जैसे अभी अनंता की ब्लॉकचेन में ही बहुत सारे लोगों ने अपने जो पुराने मिस्टर मिंट टोकन्स है जो बीएससी स्कैन पे, उसको डिपॉजिट करना चाहा एज अ डेलीगेटर या वैलिडेटर के रूप में। टोकन्स थे उनके कहीं ना कहीं लॉस हो गए उनके। ये हम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है अपने आप में, और अपनी कम्युनिटी को अवेयर करना है कि आपको एक जो प्रॉपर मैपिंग के लिए या माइग्रेशन के लिए जो प्रॉपर एक वॉलेट दिया जाएगा या एक सिस्टम दिया जाएगा, उसी के थ्रू हमको गुजरना है। बाकी दूसरे जगह पे हमारे हमको टोकन्स को इस्तेमाल नहीं करना है। सेकेंड जो हो सकता है दोस्तों, वो हो सकता है डिले इन एक्सचेंज इंटीग्रेशन। अब सारा काम हो गया, ब्लॉकचेन में लाइव हो गया, माइग्रेशन हो गया, अब जब वापस से एक्सचेंज में रिलिस्टिंग के लिए गया, तो नए ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन करना एक्सचेंज में भी एक बहुत बड़ा अपने आप में कॉम्प्लेक्स टास्क है एक्सचेंजेस के लिए, क्योंकि उनको भी बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ता है, उनको वेरिफिकेशन करना पड़ता है, उस ब्लॉकचेन की उस ऑडिट की वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, टीम की वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है दोस्तों, जिसके कारण कभी कभी कुछ मामलों में देखा गया है कि ये डिले हो जाता है, कुछ देरी हो जाती है, जिसके कारण लोग परेशान, कम्युनिटी पैनिक होती है। जो प्रोजेक्ट का जो कमिटमेंट था वो कहीं ना कहीं डिले होता है, जिसके कारण एक लोगों के अंदर नेगेटिविटी फैलती है। लेकिन हम लोग को इसको समझना है दोस्तों, इसको हम लोग को इस पे नॉलेज लेना है, इस पे हम लोग को अपने टीम को अवेयर करना है, नॉलेज लेना है कि वाकई में इसमें लेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किसके एंड से लेट हो रहा है। ये सारी चीजें हम लोग को प्रॉपर अपने और अपनी टीम में डिलीवर करनी है, जिसके कारण अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, अपनी कम्युनिटी और टीम को पॉजिटिव रखेंगे, तो इस चैलेंजेस से हम लोग ओवरकम बहुत आसानी के तौर पे कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा जो पॉइंट देख सकते हैं हम लोग, मार्केट वॉलिटिलिटी आफ्टर रिलिस्टिंग। क्योंकि जनरली क्या होता है दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी कॉइन बहुत दिनों के बाद वापस से रिलिस्ट होता है मार्केट में। तो वह बहुत दिनों के बाद वापस से जब मार्केट में रिलिस्ट होता है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस, जो उस प्रोजेक्ट को पहचानते हैं, जो उस प्रोजेक्ट को समझते हैं, जो प्रोजेक्ट के शुरू से जुड़े हुए होते हैं, उनका उस प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा विश्वास होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आते हैं, सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए आते हैं मार्केट में। तो वो लोग क्या करते हैं, हर एक प्रोजेक्ट को स्टडी करते हैं। तो क्योंकि क्या होता है, पुराना डाटा कभी कभी बहुत तुरंत अवेलेबल नहीं होता, 2 दिन 5 दिन के अंदर अवेलेबल होता है, शुरुआत के 2-3 दिन तक अवेलेबल ना हो पुराना डाटा या पुराने चार्ट्स। तो कभी कभी ये देखा गया है, उस दिन से लेकर के अगले 2-3 दिनों तक हमारे कॉइन में भी बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जनरली कम्युनिटी के बीच में फोमो क्रिएट होता है। जिनको विश्वास होता है वो सोचते हैं कि कहीं हम ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें, और जिनको विश्वास नहीं होता तो वो कहीं सोचते हैं कहीं ये स्कैम ना हो, इसलिए वो क्या होता है, सेल भी करके निकल जाते हैं। और जिनको विश्वास होता है वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो करके क्या करते हैं, उस समय में उस टोकन को या कॉइन को होल्ड नहीं कर पाते या खरीद नहीं पाते। तो इसमें क्या होता है, बहुत मार्केट उस समय वाइल्ड रिएक्ट करता है, जिसके कारण लोगों के अंदर एक फोमो और ग्रीड क्रिएट होता है। तो हम लोग को उस अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना है, और अपने एसेट्स को एक अच्छे तरीके से हम लोग को एक इस्तेमाल करना है दोस्तों, ताकि हम लोग अपने एसेट्स को एक अच्छा खासा वैल्यू पे देख सकें। अब जब कोई भी चीज आती है दोस्तों, तो बहुत सारी चीज, जब भी कुछ रिवॉल्यूशन होता है बड़ा, तो उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं और बहुत सारे उसके साथ गलत चीजें भी आती हैं। तो सिमिलरली दोस्तों, फेक डुप्लीकेट टोकन्स इन मार्केट। तो जैसे आज हमारा ब्लॉकचेन भी लॉन्च हुआ है दोस्तों, और हम भी अब वापस से डिलिस्टिंग हो गए, तो आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारा देखा देखी हमारे ही कॉइन का कोई डुप्लीकेशन कर ले। तो हमको इस चीज से भी कहीं ना कहीं अवेयर रहना है कि हमारे कॉइन का या टोकन का कोई डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है मार्केट में, और हमको उस चीज से अवेयर रखना है अपने आप को, अपनी टीम को और अपनी कम्युनिटी को। जनरली स्कैमर्स क्या करते हैं दोस्तों, वो फेक स्वैप क्रिएट करते हैं, जिससे कि वो
क्लेम करते हैं कि जो हमारा पोर्टल है वो भी एक क्या है, माइग्रेशन या फिर स्वैप करने का रियल पोर्टल है। और इससे क्या होता है, कुछ लोग जो नॉलेज नहीं ले पाते वो अपने पोर्टल में जाकर के अपने एसेट्स को अगर स्टेक करते हैं या फिर स्वैप करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो फंड होता है वो क्या हो जाता है, आने वाले समय में दोस्तों लॉस हो जाता है। तो इन सब चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि ये सारी जो रीलिस्टिंग के समय में जो दिक्कतें आती हैं वो तो कहीं ना कहीं हमारे लिए आती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी को भी क्या कर सकती है, इम्पैक्ट कर सकती है। तो इन सब चीजों से हमको अवेयर रखना है अपने आप को, अपनी टीम को और अपनी कम्युनिटी को, ताकि हम अपने फंड का जो है वो लॉस कभी भी हम लोग को देखने को ना मिले दोस्तों। आने वाले स्लाइड में हम लोग समझते हैं कि क्या क्या रील लिस्टिंग के बाद क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम लोग को अपनानी चाहिए, ये क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है रील लिस्टिंग के बाद में। और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में रील लिस्टिंग के दौरान क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम लोग को देखने को मिलती है, और क्या क्या रील लिस्टिंग के समय या उसके बाद या उससे कुछ समय पहले स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या क्या टी की टेक अवेज होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लॉकचेन अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है, अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है, इवोल्यूशन है, क्योंकि वो एक कंट्री के तरीके से काम करना है, ना कि वो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है। तो जो अपना सेल्फ ब्लॉकचेन लेकर के आते हैं दोस्तों क्रिप्टो प्रोजेक्ट पे, वो कहीं ना कहीं एक इशारा करते हैं कि आज से हम लोग टेक्निकल इंडिपेंडेंस है, हम लोग किसी और दूसरे थर्ड पार्टी या थर्ड नेटवर्क के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं है। हम लोग आने वाले समय में अपने ऊपर पूरा इंडिपेंडेंसी है, और इंडिपेंडेंसी के कारण जो हमारा आने वाले समय में ग्रोथ है, या फिर आने वाले समय में हमारा जो ग्रोथ के साथ साथ हमारा जो इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंड करके बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। तो सेल्फ ब्लॉकचेन आना भी एक इशारा है दोस्तों कि जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं अब डिपेंड के तौर पे खत्म हो चुका है, और अपने खुद के लेवल पे टेक्निकल इंडिपेंडेंसी उसने क्रिएट कर ली है। और वो मैच्योर हो चुका प्रोजेक्ट, और वो मैच्योर होने के साथ साथ अपने इकोसिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुका है, उसको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब वो लोगों को सर्विस, अब दूसरे प्रोजेक्ट को सर्विस देने के लिए तैयार है। सेकेंड पॉइंट पे हम लोग समझते हैं दोस्तों, जैसे ही रीलिस्टिंग होती है मार्केट में री एंट्री अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि दोस्तों कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट जब अपने एसेट्स फर्स्ट लिस्ट करता है मार्केट में फॉर ट्रेडिंग, तो वो उनके लिए क्या होता है, एक वापस से एक ऐसा समय होता है दोस्तों कि वो उनके लिए एक कमबैक का समय होता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट जब कमबैक करना चाहता है दोस्तों, तो कमबैक वो एक अच्छे तरीके से करना चाहता है, पहले से और अच्छे तरीके से कमबैक करना चाहता है। तो उस प्रोसेस में हमको एज अ कम्युनिटी अपना पार्ट निभाना है दोस्तों, क्योंकि प्रोजेक्ट अपना काम करता है और वो रिलिस्टिंग के लिए मार्केट में री एंटर करने के लिए तैयार रहता है। और उस समय अगर हम एज अ कम्युनिटी अपना पार्ट निभाएंगे, जो हमारा काम है अपना डिमांड क्रिएट करना, अगर हम डिमांड अच्छे से क्रिएट करेंगे, तो जो एक री एंट्री अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि इसके लिए वो एक री एंट्री अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि वहां से अगर फ्रेश डिमांड मार्केट में आता है तो ऑर्गेनिकली तरीके से उस कॉइन की, उस एसेट्स की वैल्यू जो होती है दोस्तों, ऑर्गेनिकली तरीके से वो आने वाले समय में ग्रो सकती है। कोई भी इन्वेस्टर्स आता है दोस्तों, तो इन्वेस्टर्स के लिए डीप रिसर्च जरूरी है, क्योंकि रीलिस्टिंग के समय में मैंने जैसे बताया मार्केट वॉलेटाइल होता है। तो जनरली ऑफन क्या देखा गया है, फेक प्रोजेक्ट्स होते हैं दोस्तों, जो पॉन्जी स्कीम्स होते हैं या मीम स्कीम्स होते हैं, तो उनमें क्या देख कि यहाँ पे पंप एंड डंप का सिनेरियो चलता है। तो इसलिए कोई भी नया इन्वेस्टर आ रहा है दोस्तों, और अगर वो रीलिस्टिंग के समय में अपने प्रोजेक्ट को समझना चाह रहा है, तो उसके लिए एक डीप रिसर्च जरूरी है। रीलिस्टिंग क्यों हुआ था, क्या कारण से डीलिस्ट हुआ था मार्केट में कॉइन, क्योंकि डीलिस्टिंग के पहले जो डीलिस्टिंग होता है वो अलग अलग कारण से हो सकता है दोस्तों। जैसे हमारा मिस्टर मीन जो डीलिस्ट हुआ था, वो तो बहुत अच्छे कारण से डीलिस्ट हुआ था कि हमको अपना खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च करना था। कभी कभी जो पॉन्जी स्कीम्स या फेक स्कीम्स होते हैं, उसमें देखा जाता है कि डीलिस्ट कर दिया जाता है बिना किसी कम्युनिटी या बिना किसी इन्वेस्टर्स को अनाउंसमेंट किए बिना, अपना फायदे के लिए। तो ये सब चीजों को हम लोग को इन्वेस्टर्स को या फिर अपनी कम्युनिटी में टीम मेंबर्स को बताना है कि पास्ट का हिस्ट्री क्या है, कि डीलिस्ट हुआ था तो क्यों हुआ था, पिछले कितने सालों से वो कॉइन चल रहा था मार्केट में, क्या उसकी परफॉर्मेंस थी, क्या उसके चार्ट्स थे, क्या उसके कैंडल्स थे, कैसा उसने 3 साल में परफॉर्मेंस किया है, किस एज इन्वेस्टर हम हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन सब चीजों को जाने, उसके बाद में अपने को या फिर अपने एसेट्स को स्टेक करें। तो
इससे क्या होता है कि अगर हम लोग इस सारी चीजों को समझते हैं कि डीलिस्टिंग क्यों हुआ था, क्या वाकई में डीलिस्टिंग जो हुआ था उसका जो कारण था वो अच्छा कारण था, जेन्युइन कारण था, तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ उनको एक मार्केट में जो भी प्रोजेक्ट होता है, जो भी क्रिप्टो कॉइन होता है, उसके बारे में उनको एक अच्छी खासी नॉलेज मिलती है। जैसे कि अगर आज हम नए इन्वेस्टर्स को या नए एसोसिएट्स को जाकर के बताएं कि हमारा जो कॉइन है पिछले 3 महीने से अगर डीलिस्ट हुआ है, तो लोगों के अंदर अब लोग इसको नेगेटिव तरीके से लिए होंगे कि उसकी तो ट्रेडिंग बंद हो गई है, खरीदी बिक्री बंद हो गई है। लेकिन हम पे डिपेंड करता है दोस्तों कि हम उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। अगर हम उनके बीच में जाएंगे, नए एसोसिएट्स के बीच में जाकर के बताते हैं कि बंद हुआ है, तो उसका कारण क्या है, उसको बहुत अच्छा कारण है कि हमारा खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च करना था कंपनी को, 3 महीने पहले उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, जिसके कारण वो डीलिस्ट हुआ था, और आज हम उस कगार पे हैं कि हमारा ब्लॉकचेन मेननेट लाइव हो चुका है। तो इस तरीके से अगर हम लोग प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली उनका इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है, या फिर एसोसिएट्स का जो कॉन्फिडेंस वो बढ़ेगा कि हाँ, अच्छे काम के लिए इन्होंने अपने कॉइन को डिलिस्ट किया था, और सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आने वाले 10 से 15 दिन में वापस से वो रिलीज होने के कगार पे है। तो ये अच्छे तरीके से हमको जानकारी देनी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है, लॉन्ग टर्म विजन और रियल इकोसिस्टम सक्सेस डिसाइड करता है प्रोजेक्ट का फ्यूचर। देखिए दोस्तों, किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में 2 से 3 चीजें बहुत जरूरी होती है। उनका रियल इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम कैसे वो रन कर रहे हैं। तो बताते हुए बहुत खुशी हो रही दोस्तों कि मिस्टर मिंट में जब से शुरुआत की 2022 से अपने इकोसिस्टम के बारे में ही बात की है, और उन्होंने अपने इकोसिस्टम को ऐसा बनाना चाहा है कि जिसमें कोई भी फाइनेंशियल बाउंडेशन किसी भी व्यक्ति के लिए ना हो, और कोई भी फाइनेंशियल लीवरेज वो अपने कम्युनिटी को और खुद भी ले सके। तो उन्होंने हमेशा इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहा है इन सब चीजों के लिए। इकोसिस्टम पे वो लगातार काम करते आए हैं, चाहे वो शुरू में हम लोग अगर आईसीओ की बात करें, या फिर उसके बाद हम लोग एनएफटी मार्केट प्लेस की बात करें, या फिर हम लोग मिनफोर्स की बात करें, स्पोर्ट्समिन की बात करें, स्टेपमिन की बात करें, और आज हम लोग अपने इकोसिस्टम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और बैकबोन अनंता ब्लॉकचेन के बारे में बात करें, और आने वाले फ्यूचर्स में जो भी इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट डिप्लॉय होने वाले हैं, चाहे वो एआई हो या फिर हमारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हो या एक्सचेंज हो, तो उनका जो विजन रहा है दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म विजन रहा है। उन्होंने कभी भी 1 साल या 2 साल की बात नहीं की, उन्होंने हमेशा से 2027 2028 की बात की है। तो ये दर्शाता है दोस्तों कि जो हमारे मेस्टरमेंट का विजन है वो लॉन्ग टर्म विजन है, और उन्होंने हमेशा इकोसिस्टम पे डेवलप करने के लिए काम किया है, ना कि उन्होंने हमेशा कभी भी दूसरी चीजों पे फोकस किया है। उनका हमेशा से मकसद था कि हम अपने इकोसिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और उसी का आज नतीजा है दोस्तों कि हम अपना खुद का ब्लॉकचेन इंडिया पे बताते हुए बहुत प्राउड होता है कि इंडिया में ऐसी पहली कंपनी बनने जा रही है दोस्तों, जिन्होंने बोला था कि हम अपना ब्लॉकचेन लेकर के आएंगे, और उन्होंने अपना ब्लॉकचेन लॉन्च कर दिया है। आज हम लोग देखते हैं क्रिप्टो मार्केट में कितने स्कैम्स होते हैं। लोग बोलते हैं कि हम अपना ब्लॉकचेन लाएंगे, लेकिन वो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल चलते हैं, उसके बाद में मार्केट से गायब हो जाते हैं। आज से 4 साल पहले जब रोड मैप क्रिएट किया था मिस्टर मिंट में, तो उन्होंने बोला था 4 साल पहले ही कि हम अपने मिस्टर मिंट का खुद का ब्लॉकचेन लेकर के आएंगे आने वाले समय में, और उन्होंने इस कमिटमेंट को पूरा किया है। एक मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, एक नेटवर्किंग के बेसिस में चलते हुए भी इतना बड़ा कमिटमेंट पूरा करना बहुत अपने आप में बड़ी बात है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि मिस्टर मिंट का इकोसिस्टम और उनका विजन क्या है। तो वही चीज हम लोग को बता रहा है कि रीलिस्टिंग के बाद हम लोग को अगर किसी भी प्रोजेक्ट को समझना है, तो उनका इकोसिस्टम और लॉन्ग टर्म विजन, ये 2 चीज मेन होती है दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो कोट लिखा है दोस्तों, आफ्टर रिलिस्टिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट इज नॉट द वन विथ हाइप, इट्स द वन विथ अ यूनाइटेड इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव कम्युनिटी। क्योंकि दोस्तों रिलिस्टिंग के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट वो नहीं होता जिसके पास बहुत बड़ी हाइप हो, जिसके पास बहुत बड़ी अ, बहुत बड़ी हाइप या बहुत बड़े मीडिया कवरेज हो। एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट वो होता है दोस्तों जिसके पास एक यूनाइटेड, एक इन्फॉर्म्ड और एक एक्टिव कम्युनिटी होती है। और बताते हुए बहुत खुशी हो रही है दोस्तों कि हमारे मिस्टर मैन के पास ऐसे ही कम्युनिटी है जो कि यूनाइटेड है, इन्फॉर्म्ड है और एक्टिव है। बहुत सारे दिक्कतें या हर्डल्स बीच में आए थे, आते रहेंगे, वो ये प्रोसेस का पार्ट है, जीवन का पार्ट है। लेकिन खुशी होती है कम्युनिटी को देखकर कि आज भी लोग यूनाइटेड है, आज भी इन्फॉर्म्ड है और आज भी लोग एक्टिव हैं। यही नतीजा है दोस्तों कि आज भी जो अगर हमारे अपॉर्चुनिटी कॉल्स होते हैं या जूम कॉल्स होते हैं, जो चाहे कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन का सेशन हो, तो बहुत सारे नंबर्स में हम लोग को यहाँ पे लोग देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको अभी भी मिस्टर मिंट के ऊपर भरोसा है। वो मिस्टर मिंट को लेकर आज भी यूनाइटेड है, आज भी इन्फॉर्म्ड है। तो एक ऐसी कम्युनिटी किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग तौर पे उभार करके लाती है, और कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट के फाउंडर्स होते हैं उनको भी ऐसी कम्युनिटी को देख करके गर्व होता है। तो मैं फिर से वही बोलना चाहूंगा कि ऐसा कम्युनिटी
हम लोग को अपना पार्ट जरूर निभाना है। और जैसे ही रिलिस्टिंग हो गया, उसके पहले का प्रोसेस है या उसके बाद का प्रोसेस है, अपने पार्ट में हम लोग को लगना है अपने काम में। और बाकी जो बैक एंड में चीजें हैं वो तो बैक एंड में काम चल ही रहा है। तो ये सारी चीजों से क्या होता है दोस्तों, हम लोग एक प्रोजेक्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, अभी तक क्या होता है इंडिया में दोस्तों की कम्युनिटी तो यूनाइटेड रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो प्रोजेक्ट्स स्कैम करके चले जाते हैं। तो ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स, मेजर हर्डल्स आने के बाद भी प्रोजेक्ट्स भी यूनाइटेड है, प्रोजेक्ट के फाउंडर भी यूनाइटेड है, और वो भी ये चाह रहे हैं कि कम्युनिटी भी यूनाइटेड है। और उनको भी प्राउड है दोस्तों, वो भी बोल रहे हैं आकर के कि हम लोगों ने ऐसी कम्युनिटी कहीं नहीं देखी। तो हमारा ये दायित्व तो बनता है कि आगे भी हम लोग अपना पार्ट ऐसे ही निभाते रहें और ऐसे ही उनका साथ देते रहें। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज थी जिसके कारण हम लोग अगर रील लिस्टिंग के समय अगर हम लोग ध्यान दें तो अपने प्रोजेक्ट को और अच्छे नेक्स्ट लेवल पे अपने एसेट्स को और अपने कॉइन को लेकर के जा सकते हैं। तो आज के सेशन में अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें एक समरी के तौर पे, तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ब्लॉकचेन लॉन्चिंग के बाद में किसी भी प्रोजेक्ट का रील लिस्टिंग होता है, तो वो एक सिग्नल होता है दोस्तों कि वो एक मैच्योरिटी फेज पे आ चुका है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट अपना खुद का ब्लॉकचेन ला रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। और ब्लॉकचेन लाने के बाद में वो वापस से मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, रिलिस्टिंग के लिए अगर तैयार है, तो ये सिग्नल है दोस्तों मार्केट में, क्रिप्टो कम्युनिटी में, कि वो जो प्रोजेक्ट है वो मैच्योर हो चुका है और आने वाले समय में ग्रोथ के तरफ उसके बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जहां पे विजन हाइप से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट पर बेस होता है, वहां सक्सेस जरूर मिलता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जनरली हम लोग क्रिप्टो वर्ल्ड में देखते हैं कि लोग हाइप में या फिर देखा देखी में या फिर रिवॉर्ड के लालच में आकर के बहुत सारे जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन इन सब से आगे बढ़कर अगर कोई प्रोजेक्ट, अगर कोई कंपनी अपनी खुद की ब्लॉकचेन लाती है और खुद की टेक्नोलॉजी को इंडिपेंडेंट करती है, तो वो कहीं ना कहीं एक सिंबल होता है, एक सिग्नल होता है कि वो जो टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। चाहे वो कम्युनिटी के ऊपर फाउंडर्स का हो या फाउंडर्स के ऊपर कम्युनिटी का हो, ये दोनों वाइस वर्सा तरीके से बढ़ता है। जिसके कारण वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को एक नेक्स्ट लेवल पे और नेक्स्ट स्टेप में लेकर के जाते हैं, और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट लोगों को देखने को मिलता है। रीलिस्टिंग इज नॉट द एंड, इट्स द न्यू बिगनिंग। जैसे कि मैंने पहले ही किया था अपने सेशन की शुरुआत में, कि रीलिस्टिंग जो होता है दोस्तों वो आखिरी प्रोसेस नहीं होता, हम उसको आखिरी प्रोसेस ना माने, बल्कि हमको ये मानना है कि यहाँ से हमारा एक जो नया बिगनिंग होने वाला है, यहाँ से हमको एक नई शुरुआत होने वाली है। पिछले 4 से 6 महीनों में हम लोगों ने जितनी भी तकलीफें देखी होंगी, अपने जितने भी हमारे जो भी डाउट्स रहे होंगे, जितने भी हमारी शिकायतें रही होंगी, हर एक लोगों के लेवल में पर्सनली कुछ ना कुछ रहा होगा दोस्तों। लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है, ये प्रोसेस का एक पार्ट है, ये आगे भी आते रहेंगे, ये पहली बार नहीं आई है और ना ही आखिरी बार आई है, ये आगे भी आते रहेंगे। तो हम लोग को इसको अपने लाइफ का पार्ट मानना है, और रिलिस्टिंग को हमको एंड नहीं मानना है कि रिलिस्टिंग हो जाएगा उसके बाद में सारी चीजें, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। जैसे हम अपने पहले काम में लगे रहते थे दोस्तों, जैसे हम अपने प्रोजेक्ट को जैसे लोगों तक पहुंचाते थे, अच्छे तरीके से पहुंचाते थे, तो उसकी खूबसूरती बताते थे, उसके एडवांटेजेस बताते थे, और कहीं ना कहीं लोग एसोसिएट्स भी होते थे, और जिसके कारण हम डिमांड क्रिएट कर पाते थे। तो ये सारी चीजें हमको फिर से ध्यान में रखनी है अपने टीम में, अपनी कम्युनिटी में। हो सके तो छोटे छोटे, बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे लोगों को मोटिवेशनल के लिए ऑफर्स दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग को फिर से करनी है कि दोस्तों, क्योंकि ये उम्मीद करेंगे कि रीलिस्टिंग हो जाएगा और 5 से 10 15 दिन के बाद हम लोग सेल करके अपने अपने सारे प्रॉब्लम्स, अपने सारी कम्युनिटी के टीम के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि रीलिस्टिंग कोई एंड नहीं होता, ये एक नया बिगनिंग है, नई शुरुआत है। और कभी भी जो शुरुआत होता है दोस्तों, उसको एक धमाकेदार तरीके से करना चाहिए। तो ये जो नई शुरुआत है, इसके लिए हम सभी को रेडी रखना है, अपने आप को और अपनी कम्युनिटी को। A project that a project that relaunches with purpose, planning and transparency never fails to rise again. कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में ये देखा गया है दोस्तों कि वो वापस से अगर रीलॉन्च हो रहा है मार्केट में आकर के, और किसी पर्पस के साथ आ रहा है, किसी प्लानिंग के साथ आ रहा है और किसी ट्रांसपेरेंसी के साथ आ रहा है, तो वो प्रोजेक्ट कभी भी फेल होने के उसके चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम रहते हैं, और उसका जो ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई रहते हैं दोस्तों। तो बताते हुए बहुत खुशी हो रही है तो कि हमारा जो मिस्टर मिंट है वापस से अगर रीलॉन्च हो रहा है, वापस से अगर रिलीज हो रहा है, तो उसके पास पर्पस भी है, प्लानिंग भी है और ट्रांसपेरेंसी। तो इनका जो है शुरू से ही अपने कम्युनिटी के प्रति इनको जो ट्रांसपेरेंसी है वो दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में देखने को नहीं मिला है।
तो आने वाले समय में मिस्टर मिन जो पर्पस लेकर के आएगा वो बहुत बड़ा, पहले से भी बड़ा पर्पस अब उनके पास होगा दोस्तों। क्योंकि बोला जाता है कि जब वापस से हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं या वापस से हम किसी चीज को लेकर के आते हैं, तो जो हमारा पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, वो पहले उद्देश्य से भी बड़ा होता है। प्लानिंग पहले से भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि जैसे हम लोगों ने 4 से 6 महीने में जो दिक्कतें और डाउट्स अपने खुद के तौर पे देखा है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो फाउंडर्स ने भी अपने लेवल पे देखा होगा कि उनको भी कुछ ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, बहुत सारे उनके लाइफ में भी हर्डल्स आए होंगे। लेकिन उन सब से ओवरकम करते हुए उन लोगों ने अपना पर्पस को और बड़ा किया है, अपनी प्लानिंग को और बड़ा किया है। और ट्रांसपेरेंसी तो बताते हुए खुशी और दोस्तों की पिछले 4 सालों से जो ट्रांसपेरेंसी मिस्टर मिंट में क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने दिखा है, मुझे नहीं लगता कि दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट की कम्युनिटी ने वो ट्रांसपेरेंसी अपने लोगों के बीच में देखा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय के हमारे जो दिन होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, और जो हमारा ग्रोथ होगा, हमारे कम्युनिटी का ग्रोथ होगा, हमारे एसेट्स का ग्रोथ होगा, उसमें हम हमारा जो पार्ट है हम जरूर निभाएंगे। इन सारे ही शब्दों और उम्मीद के साथ मैं आज मैं आज के कॉल को यहीं एंड करना चाहूंगा। मिलते हैं रात के अपॉर्चुनिटी कॉल में। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच सर, कि बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपने आज के सेशन को डिलीवर किया। जैसा कि सर आपने बताया सभी को, और हम सभी को आज के सेशन के माध्यम में समझ में आया कि जब कोई प्रोजेक्ट अपना खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च करता है तो ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं होता, बल्कि एक लेवल अप मूवमेंट भी होता है। और ये सिग्नल बताते देता है आपको कि प्रोजेक्ट अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना रहा है यहाँ पे। तो सर थैंक यू सो मच, जिस तरह से आपने बताया बाकी प्रोजेक्ट चाहे बाइनेंस हो, सोलाना हो, ट्रोन हो, वो भी इसी दौर से हुए गुजरे हुए हैं। तो आज के सेशन के माध्यम से हम सभी को इन चीज़ों की क्लैरिटी मिली है। तो अगेन थैंक यू सो मच। आज के सेशन रियली ट्रूली इंफॉर्मेटिव था, और आपने हर एक पॉइंट क्लियरली और डेप्थ के साथ कवर किया, और हमें ये समझ में आया कि ब्लॉकचेन लॉन्च एक्चुअली एक माइलस्टोन ऑफ मैच्योरिटी होता है। तो थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट को जो आप एंड तक हमारे साथ बने रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इवनिंग के पॉजिटिव कॉल में, और इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं।